बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर बात करनी है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब पैराग्राफ का लफ्ज़ आता है तो हमारा सबसे बड़ा जो इशू हमारे दिमाग में उठता है वो होता है कि पैराग्राफ तो ठीक है, पैराग्राफ इसके अंदर क्या है? पैराग्राफ की लाइन्स के अंदर क्या चीज़ें आएँगी? हमारे पास जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि जी जब हम इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे तो हम बता देंगे कि जी फैक्ट्रीज बंद हैं और छोटी इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट नहीं किया गया और टैक्सेस ज़्यादा हैं और ये है, वो है। लेकिन जब आपको पैराग्राफ लिखना पड़ जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रीकल्चर के ऊपर बात करें, तो फिर क्या लिखना है? उसमें इंडस्ट्री की बात नहीं आप कर सकते, उसमें उस तरह के टैक्सेस की बात नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर तो ऑलमोस्ट ज़ीरो टैक्स है, ठीक है? और आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उस तरह से ज़िक्र नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो अगर गंदम की बात करें तो वो तो एक्सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं, हम तो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? चीनी की अगर आप बात कर लें तो वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए तो है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीडिंग के दौरान हम उनका इमेज और बना के बैठे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही रीडिंग से हम राइटिंग की तरफ जाते हैं ना, तो उसका टोटल इमेज ही बदल जाता है। हमें तब समझ आती है कि भई इस चीज़ को तो मुझे पता ही नहीं था, जो लिखनी पड़ गई है। फिर हमें समझ आती है कि हमने हर चीज़ को हर एंगल से समझ कर पढ़ना होता है। देखें, आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया इकोनॉमी के ऊपर, तो क्या उसी आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आ जाना है? बिल्कुल नहीं। आपने इंडस्ट्री के ऊपर भी एक आर्टिकल पढ़ा इकोनॉमी के लिहाज से, टैक्स रिफॉर्म के ऊपर भी पढ़ा, एग्रीकल्चर के ऊपर भी पढ़ा, ट्रेड के ऊपर भी पढ़ा, सारी चीज़ों के ऊपर ना आपने किसी न किसी हवाले से अगर कोई आर्टिकल पढ़ा हुआ है, कोई एसे किसी का पढ़ा हुआ है, कोई एडिटोरियल पढ़ा हुआ है, किसी और टाइप का कोई फीचर या कोई रिसर्च रिपोर्ट आपने किसी न किसी टाइप की लिंक्ड टू द इकोनॉमी पढ़ी हुई है, तो ये 5-4 डायमेंशंस में पढ़ने के बाद कहीं पे अगर एग्रीकल्चर पे बात होगी तो आप एग्रीकल्चर वाली बात जो आपके माइंड में चल रही होगी इस रिपोर्ट की वो आप कर देंगे। टैक्स के लिहाज से जब बात होगी तो वो कर देंगे, इंडस्ट्री के लिहाज से बात होगी तो वो कर देंगे। इसके अलावा जो भी ट्रेड की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी तो आपको पता होगा भई हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट कम है, इसलिए हमारा ये अकाउंट डेफिसिट भी है और फलाँ है, ये है, वो है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डायमेंशन को लेकर चल पड़ेंगे और सोचेंगे कि ये जो ऐसे मैंने रट लिया है, ये जो पैराग्राफ मैंने रट लिया है, यही आना है पेपर में, तो आई एम सॉरी टू से कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपने रीडिंग को हमेशा क्रिएटिव लेकर चलना है, ठीक है? क्रिटिकल अंदाज से देखना होता है चीज़ों को भी। आप तो पढ़ रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स, तो कल को अगर इंडस्ट्री के लिहाज से टैक्स रिफॉर्म्स की बात हुई, एग्रीकल्चर के लिहाज से टैक्स रिफॉर्म्स की बात हुई या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसकी बात हुई, तो आप क्या जवाब देंगे? आपने अपनी हर रीडिंग करते हुए उस रीडिंग से मुतल्लिका तमाम सवालात उस रीडिंग के सामने रखने हैं और वहां से जवाब लेना है। अगर आपको उस एक रीडिंग से नहीं जवाब मिलता तो एक रीडिंग और कीजिए। हर पैराग्राफ जो आप पढ़ रहे हैं या रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें सारे ही जवाबात नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, उन क्वेश्चन के फिर आपने आंसर तलाश करने होते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग का, आइडियाज डेवलप करने का, जिनको हम आइडियाज डेवलपमेंट कहते हैं। आइडियाज डेवलपमेंट के बाद ही तो आप कोई डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं ना। आइडियाज की डेवलपमेंट के बाद ही आप पेज के ऊपर उतार सकते हैं ना। अगर आपने आइडियाज ही डेवलप नहीं किए, आपने रटे ही मारे हैं, इधर उधर से पैराग्राफ चोरी ही किए हैं, आपने चीजों को, पैराग्राफ को, रिसर्च आर्टिकल्स को कनेक्ट करके अपने मेन टॉपिक जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है उसके साथ लिंक करके आपने बेशतर सवालात के जवाबात ही नहीं हासिल किए, तो बेटा जी आप अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते। मैं हमेशा से कहता हूं कि पकी पकाई खीर के पीछे ना जाया करें, चीज़ों को बनाना सीखें, चीज़ों को करना सीखें और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के पीछे जाएँ। ठीक हो गया? ये मेरी पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले की तकरीर है। ये वो कांसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि आप जब लिखने बैठते हैं तो उससे पहले पढ़ा जाता है। लिखने से पहले पढ़ा जाता है।
सिर्फ बातें सुन के या आपने गली मोहल्ले का चक्कर लगा लिया और आपको नजर आ गया कि महंगाई है तो आप उसके ऊपर पैरा नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने जो देखा है वो आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के ऊपर नावल लिखे जाते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, आप कोई मोनोलॉग लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए जाती एक्सपीरियंस के ऊपर कोई पैराग्राफ या कोई ऐसे ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता। ये चीजें लिखी जाती हैं रीडिंग के बाद, ये चीजें लिखी जाती हैं टेक्निकल क्रिएटिव रीडिंग के बाद, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली रीडिंग के बाद लिखी जाती हैं चीजें। लिहाजा हमेशा सोचिए कि जब आप लिखने बैठते हैं तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? मेरे साथ चल रहे हैं तो यस लिख दीजिए, ताकि हम इस चीज का पैराग्राफ के राइटिंग के जो रूल्स हैं इनको मैंने थोड़ा सा एनहांस किया है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेशन आपने मांगा था तो मैंने इसको थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश की है। आम ऐसे के अंदर पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है और एक सिंगल टॉपिक का जो सोल पैराग्राफ है वो किस तरह लिखा जाता है, इसमें थोड़ा सा मैं आज डिफरेंस डाल के आपको चीज समझा दूंगा। पैराग्राफ राइटिंग रूल्स देखें, आप यूट्यूब के ऊपर जाएं या किसी किताब को खोलें जहां पे पैराग्राफ राइटिंग रूल्स लिखे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे नहीं मिलनी। कोई 2-3 चीजें मैंने किसी और वीडियो से सीखी होंगी, कोई किसी किताब से उठाई होंगी, कोई मैंने अपने ज़ाती पुराने जो टीचर से हमने सीखा, उस एक्सपीरियंस से ली होंगी। तो ये मैंने मिला के टोटल कोई 10 पॉइंट्स, ये 12, 14, 15, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंसिव और इनकी तादाद कम करने की कोशिश की है। तो वो आपको अभी मैं आइडिया दे देता हूँ। ये रूल्स और उसके बाद हम मटेरियल देखेंगे पैराग्राफ के अंदर क्या आता है। जिस तरह मैंने ऐसे आपको सिखाया था कि पहले हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर हम देखते हैं ऐसे के अंदर क्या। पहले हम ऐसे के ऊपर एक बुनियादी जो है ना आइडिया, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ रूल समझने हैं कि पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो उसमें आपने कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। असल मेन जो इसका लैंग्वेज के लिहाज से पैराग्राफ लिखने का जो कंसेप्ट है, या किसी भी किस्म का पैराग्राफ या गुफ्तगू के अंदाज को मुअस्सर और मुतासर कुन बनाने के लिए जो आप अच्छा पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। ये जरा आपने देखना, ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये 3 पॉइंट्स का ताल्लुक लैंग्वेज के रूल्स के साथ है। जरा देखिए, पैराग्राफ इंडेंट होना चाहिए या फिर एक लाइन स्किप कर लें। ये रीडर को आसानी देनी होती है आपने, ताकि जिस रीडर ने या जिस एग्जामिनर ने वर्ड बाय वर्ड आपकी चीजें नहीं पढ़नी, उसको पैराग्राफ की समझ आ सके कि ये नया पैराग्राफ है, इसमें देखूं क्या है, अच्छा यहां से एक और पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, इसमें देखूं क्या है। तो इंडेंट होता है किसी भी पैराग्राफ को आपने एक एवरेज वर्ड की स्पेस छोड़कर स्टार्ट करना होता है। ये अगर आप देखें कि ये मैं लाइंस लिख रहा हूं, तो पहली जो लाइन है उसमें से ये मैंने 5 लेटर्स यानी 5 हरूफ के बराबर एक एवरेज लेंथ होती है एक वर्ड की, वो स्पेस मैंने छोड़ दी है। यानी आप इसको डेंट डाल दें, थोड़ा सा अंदर को पुश कर दें पहली लाइन को, इसको हम कहते हैं इंडेंट पैराग्राफ, ठीक है, या इंडेंट लाइन। और या फिर कुछ लोग कहते हैं स्किप अ लाइन, लेकिन ये ज्यादातर रिकमेंडेड है, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज आप मस्ट कर दें, और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इंडेंट करें। नंबर 2 पे है सिंपल लैंग्वेज, कोई स्लैंग नहीं। स्लैंग क्या होता है? आप ओ माई गॉड को ओएमजी लिख दें, थैंक्स को टीएक्स लिख दें। आपकी जो लोकल लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म्स अंडरस्टूड हैं, या फिर फॉर यू को आप इस तरह लिख दें, ये नहीं आपने यूज करने होते। उसके बाद नंबर 3 पे है स्टैंडर्ड स्टाइल होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टाइल के अंदर आपकी लेंथ भी आ जाती है, पैराग्राफ की लेंथ। अब याद रखें, जो सिंगल पैराग्राफ है, सिंगल टॉपिक पैराग्राफ है, वो आप 250 तक ले जा सकते हैं। 250 तक आप इस पैराग्राफ को ले जा सकते हैं। इससे बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा लेंथ बन जाए तो फिर उसको हम पैरा दर पैरा यानी पैराग्राफ्स बना देते हैं। लेकिन 250 तक अगर जा रहे हैं तो ये सिंगल पैरा चल सकता है, क्योंकि अब यहां पे लिखा होता है कि 200 टू 250 का एक पैरा लिखें, राइट अ पैराग्राफ लिखा होता है।
और हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं, हम 6 पैराग्राफ बना देते हैं छोटे छोटे। हम गलती कर रहे हैं। जब पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये 30 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स वाला जो एक लैंग्वेज के पेपर में पैराग्राफ आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। किसी 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर वाले पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, या एसे के अंदर वाले पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा है। एसे के अंदर जो पैराग्राफ आते हैं वो एसे की टोटल लेंथ के लिहाज से आते हैं, वो मैं ऑलरेडी बहुत तसल्ली से गाइड कर भी चुका हूं। ये है सिंगल टॉपिक पे जो पैराग्राफ आता है उसकी बात कर रहा हूं। 3 चीजें हो गई, इसके अंदर ग्रामर और पंक्चुएशन को भी आप शामिल कर लें। अब आपने उसकी टोन के ऊपर बात करनी है कि आप टोन कौन सी है, ठीक है। और टोन के अंदर प्रेजेंटेशन की भी कुछ चीजें शामिल। पहली चीज है कि नेचुरल होनी चाहिए टोन आपकी, और सिंगल आइडिया होना चाहिए। आपने ये बिलफर्ज पैराग्राफ है, आपने इसके अंदर सेंटेंसेस रखे हुए हैं। आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करनी है कि इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने ये बात करनी है तो आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात का आगाज कर लिया, फिर आपने इसको साबित करना है एक्सप्लेनेशन के साथ। आपने इकोनॉमी की बात की, साथ ही आपने कह दिया सियासत बड़ी खराब, जो है ना वो सियासत का माहौल बड़ा खराब है। पहले आप इकोनॉमी वाली बात को तो साबित कर लें। हाँ, अगर इकोनॉमी की खराबी की रीजंस की बात करनी है तो उसमें अगर आप कहें कि ये इनमें ना इकोनॉमी की खराबी में बहुत बड़ी रीजंस हैं, जिनमें से एक रीजन है सियासी माहौल का खराब होना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो फिर आप ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया से आइडिया कनेक्ट नहीं करना आया, लाइक आप दीवार बनाते हैं, आपको पता है इसकी बेस में कौन सी ईंट लगती है, ऊपर कौन सी ईंट लगती है, इनमें ईंटों का फेस किस तरफ होता है, ये सारा आपको पता है। अगर आप बेस वाली ईंट ऊपर लगा देंगे तो बुरा लगेगा। और इसी तरह जब आप इसकी फिनिशिंग करते हैं तो कौन से पटीन कहां पे लगनी है, पेंट कहां पे होना है, उसके ऊपर क्या आपने करना है, या आपने वॉल्स के ऊपर चीजें लटकानी है, हैंग करना है, आपने क्लॉक कहां पे लगेगा, और बाकी जो सीनरी है वो कहां पे लगेंगी। अगर आपने इसकी अरेंजमेंट खराब कर दी तो भी बुरा लगेगा। तो कोशिश करनी है कि जो चीज जहां पे सजती है, जहां पे लॉजिकली होनी चाहिए, वहां पे रखनी। ये पैराग्राफ या किसी भी किस्म की जो राइटिंग होती है, ये बहुत लॉजिकल होती है। आपको एक एक लफ्ज का रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। बात में तो चले आप स्लिप ऑफ टंग कह लें या कुछ भी कह लें, फ्लो में बात निकल जाती, लेकिन लिखी हुई चीज का जवाब मांगा जाता है। यहां तो बोली हुई चीज का भी खैर जवाब मांगा जाता है, लेकिन लिखी हुई चीज की तो माफी कोई नहीं है ना। नेक्स्ट है, एवरेज सेंटेंसेस होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए मेन आइडिया के साथ। आपकी कोई चीज मेन जो सिंगल आइडिया के ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे दूर नहीं जानी चाहिए, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। नंबर 6 है, अवॉइड इलॉजिकल थिंग्स या क्रिटिसिज्म। किसी बंदे को पकड़ के बैठ जाएं जो आपकी पार्टी का नहीं है, तो आप कहेंगे आज तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मैं पैराग्राफ में इसको ठोक देता हूं, वाह आज मुझे मजा आएगा बात करने का। नहीं, आप अच्छे राइटर और लॉजिकल राइटिंग करने वाले पर्सन सपोज किए जाते हैं। आपने बैलेंस्ड स्टांस के साथ बिल्कुल बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म करना है, और किसी पर्सन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक पार्टी के ऊपर, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप या किसी कौम के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन से मुतल्लिका कुछ चीजें हैं कि आपने पैराग्राफ की लेंथ को 10 to 15% की वेरिएशन के साथ बराबर रखना है, बैलेंस में रखना है। आपका कोई पैराग्राफ अगर 200 वर्ड्स का है तो दूसरा इससे 10% अप डाउन हो सकता है, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा। क्लियर फॉन्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन की स्किल्स देख लें। एवरेज निब का या फॉन्ट जो साइज है आपका वो एवरेज होना चाहिए। कहां पे हेडिंग क्या देनी है का उसका फॉन्ट साइज बड़ा होता है, लेकिन आम तौर पे जो पैराग्राफ है वो स्मॉल में ही, स्मॉल फॉन्ट में ही लिखा जाता है। और कोई चीज आपने अपनी तरफ से शामिल नहीं करनी, ठीक है, और रेलिवेंट और बैलेंस्ड रेफरेंसेस देने हैं।
अब ये मैंने प्रेजेंटेशन में क्यों डाला, क्योंकि कुछ लोग पैराग्राफ लिख रहे होते हैं और अचानक उनको कुछ होता है, ये पैराग्राफ चल रहा है, कुछ होता है, वो इस तरह की लाइनें लगा के यहां पे शेर लिखना शुरू कर देते हैं, फिर वो आगे पैरा शुरू कर, भाई अगर शेर है तो कोटेशन है, कोई आयत है, कुछ भी है, आप उसको एग्जैक्टली पैराग्राफ जहां नहीं तोड़ने की जरूरत वहां पे ना तोड़िए। शेर में चले आपने पैराग्राफ तोड़ दिया, लेकिन याद रखिए लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लिखें दोबारा फिर अगला स्टार्ट कर दें अगली लाइन। बाजुकात आप रेफरेंस देने के लिए ही आप पैराग्राफ तोड़ के रख देते हैं। बाजुकात आप एज फलां बंदा मेंशन्ड इन हिज बुक ये लिखने के बाद आप दो लाइनें छोड़ते हैं और फिर आप बड़े बड़े जो है ना ये कॉमाज लगाते हैं, चीज लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखें, कोशिश किया करें पैराग्राफ के रूल्स से ना निकलिए। जब आप पैराग्राफ को तोड़ेंगे तो आगे जब आपने लाइन स्टार्ट करनी है वो किस तरह से होनी है, उसमें भी इशू आ सकता है। और फिर जब पैराग्राफ के दरमियान में आप लाइन देखें, ये पाक स्टडी का या इकोनॉमिक्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का तो पेपर नहीं है कि जो जिसमें जनाब डायग्राम के लिए भी जगह छोड़ दी जाती है और जनाब मिसाल देने के लिए भी आप सफ़े भरने शुरू कर देते हैं। ये लैंग्वेज का पेपर है, इसमें एक एक लाइन, मैं इसकी मिसाल देता हूं कि जब आप लेटर लिखते हैं ना, उसमें एक एक लाइन छोड़ने का भी नंबर है, और कोई लाइन अगर आप बिला वजह छोड़ देते हैं तो उससे नंबर कटते भी हैं। पता है आपको इस बात का? लैंग्वेज इस तरह से चलती है, लिहाजा आपने लैंग्वेज के उसूलों को ज्यादातर फॉलो करना है। प्रेजेंटेशन के पीछे आपने लैंग्वेज के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ताकि हम जो पैराग्राफ की कंपोजिशन है उसके ऊपर बात कर सकें। ओके, थैंक यू। फुल टॉपिक सिंगल पैराग्राफ राइटिंग, ये मैंने, इसको जरा पढ़िए, ये मैंने क्या लिखा है। आपने एक टॉपिक को मुकम्मल तौर पे एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करना है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अगर आप ऐसे के नॉर्मल पैराग्राफ की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं पहले भी करवा चुका हूं कि टॉपिक, सेंटेंस और एक्सप्लेनेशन, उसमें ये सारी चीजें इस तरह से नहीं आती। ठीक है, ये थोड़ी कम हो जाती है। अब जब आपने सिंगल टॉपिक या फुल सिंगल टॉपिक, फुल मीन एक ही पैरा में डिस्कस करना है, सिंगल टॉपिक पूरे पैराग्राफ में दूसरा टॉपिक नहीं आना। ये दो चीजें, एक तो पैराग्राफ एक ही रहेगा और दूसरा टॉपिक भी इसमें एक ही रहेगा, इसलिए फुल का वर्ड भी यूज हुआ, सिंगल का वर्ड भी यूज हुआ। तो इसमें आपने क्या करना, क्या होता है, आपको कहा गया कि आप करप्शन के ऊपर 200 से 250 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ शहजादे ऐसे हैं, वो जनाब सबसे पहले हेडिंग टका के देते हैं कि जी इसकी ये हेडिंग है, करप्शन की तारीफ, करप्शन की जो है रीजंस। आप छोटा सा ऐसे का बच्चा बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं मांगा गया, पैराग्राफ मांगा गया। उसको क्या जरूरत पड़ी थी, वो पैराग्राफ का वर्ड लिखता है, वो कहता है मिनी ऐसे लिख दें भाई, जो उसने मांगा है वही लिखना पड़ेगा। और पैराग्राफ की ऊपर मैंने बहुत सी तसल्ली से आपसे बहस की है कि क्या क्या चीजें इसमें मेजर हैं। अब मटेरियल की बात करते हैं। पहले हमने इकोनॉमी के ऊपर बात की है, चलें करप्शन के ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाएगा, आपको आइडिया ज्यादा जो है ना पिक करने में आसानी होगी। जनरल टू स्पेसिफिक, मैं एक आइडिया देता हूं सर्कल्स की प्रायोरिटी का। आपसे कहा गया कि पाकिस्तान में पैराग्राफ उर्दू का भी उसी तरह का होता है, इंग्लिश का भी उसी तरह का होता है, यानी चीजें मोर और लेस सेम ही होती। करप्शन की रोकथाम पर बहस करें। लो जी, ये आपका पैराग्राफ। अब यहां पे तीन चीजें हैं, पाकिस्तान भी है, करप्शन भी है, रोकथाम भी है। अब आपने मुझे बताना है कि जनरल टू स्पेसिफिक में सबसे बड़ा दायरा क्या है। अगर मैं कहूं कि निजाम पाकिस्तान में
तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी बात। अब आपने मुझे बताना है, अब निजाम भी एक चीज है, याद रखें। अब इन 4 सर्कल्स को मैं आप पे छोड़ देता हूं, बताइए सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? तहसीलदार में 40 से 50 का है, और दूसरा पीएमएस में 100 मार्क्स का है। निजाम करप्शन कहां होती है, मैं आपको इसकी और मिसाल दे देता हूं। करप्शन कहां होगी, निजाम के अंदर या करप्शन में निजाम आएगा? बताइए जरा, ये एक सबसे बड़ा दायरा, फिर एक दायरा, फिर एक दायरा। तो मुझे बताइए सबसे बड़ा दायरा कौन सा है? निजाम। शाबाश। मलिक इब्राहिम ने कहा सिस्टम। बिल्कुल इसी फिलॉसफी में या इसी सेंस में आपने चलना होता। अब आपने पता क्या करना है कि किसी भी मुल्क का निजाम वहां के अवाम की ओवरऑल जो सोशो इकोनॉमिक पोजीशन होती है उसका जिम्मेदार होता है या उसकी अक्कासी करता है। निजाम जितना अच्छा है, लोगों की सिचुएशन पोजीशन उतनी अच्छी होगी। जापान का निजाम ही देखा जा रहा है, हमें यहां बैठ के हम आपका या मेरा जापान के किसी बंदे के साथ राबता तो नहीं है कि वो हमें बताए कि हम बड़े सौखे हैं जनाब, हमें महंगाई कुछ नहीं कहती। या चाइना का किसी बंदे के साथ आपका डायरेक्ट राबता हो, या जर्मनी में, हम निजाम की ही बात कर रहे हैं ना कि वहां पे निजाम जो है पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा है, वहां पे जस्टिस या जुडिशल जो सिस्टम है वो अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। निजाम की ही हमारे पास गवाही मौजूद है ना, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि जापान के लोग खुशहाल हैं। समझ आ गई बात? तो निजाम है जी। अब आप कहेंगे कि जी किसी भी मुल्क में जो निजाम होता है वो वहां के लोगों की ओवरऑल जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है या पोजीशन है उसकी अक्कासी करता है। ठीक हो गया? अब आप निजाम चूंकि खराब होगा तो फिर ही हम लीडिंग सेंटेंस की तरफ जाएंगे ना। अब जनरल टू स्पेसिफिक, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में निजाम की खराबी की तरफ आना है हमने। निजाम की बात कर दी, अब इसकी खराबी की बात कर दें, साथ ही लिख दें एक ही सेंटेंस का दूसरा हिस्सा। और जब निजाम खराब हो जाता है तो कौम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तबाह हो जाती है। अब आप लिख दीजिए कि इसी तरह पाकिस्तान में भी निजाम जो है वो बहुत तबाह हो चुका है, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं, जिनमें करप्शन जो है वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है। अब हम यहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। आपने जनरल टू स्पेसिफिक आके करप्शन के ऊपर बात मुकम्मल कर दी। ये ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं, इससे लंबा नहीं आपने जनरल टू स्पेसिफिक चलना। अब जब आपने बात कर ही दी है कि भाई करप्शन है, बड़ा बहुत बड़ा मसला है, निजाम की खराबी की सबसे बड़ी जो रीजन है वो करप्शन है, आपने क्या दिया, एग्जामिनर ने मान लिया। हाँ जी, निजाम पहले निजाम के ऊपर बात हुई, फिर पाकिस्तान के निजाम के अंदर करप्शन, और फिर उसके रोकथाम के ऊपर हम पैरा के अंदर बात कर लेंगे। ठीक हो गया? ये टॉपिक सेंटेंस जो है ना, फुल टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला सिंगल पैराग्राफ, उसमें जनरल टू स्पेसिफिक चीज आएगी। अगर आप किसी ऐसे में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस डायरेक्ट आएगा। उसमें उसमें ये निजाम और निजाम पाकिस्तान की बात नहीं, उसमें बात करप्शन से स्टार्ट होगी। ये फर्क समझ रहे हैं आप? ये मैं जब भी पैराग्राफ करवाता हूं तो ये फर्क मैं तब बताता हूं कि जब सिंगल टॉपिक सिंगल पैराग्राफ है तो जनरल टू स्पेसिफिक चलना है, जिस तरह आप ऐसे के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर चलते हैं। लेकिन जब सिंगल टॉपिक सिंगल पैराग्राफ है तो फिर आपने उस लिहाज से चलना है, बीच वाले पैराग्राफ में जनरल टू स्पेसिफिक वाली टर्म नहीं आती। यहां पे किसी ने एक सेंटेंस बनाया है, nations cannot make progress with the evil of corruption. Unfortunately, Pakistan has been victimized of this evil. बिल्कुल ठीक है। आपको पता है ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी है। ये जो आपने लिखा है ना, जनरल टू स्पेसिफिक सा बना के, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी बन गई है। अगर आप थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड कर देंगे तो वो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि 2 सेंटेंसेस में इसको कंप्लीट करें। ये आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपने क्या दिया, मैंने आपको ना ये केस बना के समझाना है,
और कोशिश आपने करनी है कि इस चीज को समझना। आपने करप्शन की बात की कि भाई करप्शन निजाम की खराबी की वजह है। मेन पॉइंट क्यों भाई करप्शन, कैसे इसने इदारों को तबाह किया हुआ है। और अगला पॉइंट, इसने जनाब परफॉर्मेंस लो की हुई है। अगला पॉइंट, इसने लोगों में खराबियां भी पैदा की हुई हैं। इससे क्या हुआ, एक से इदारे तबाह हुए, दूसरे से मुआशरा तबाह हुआ, तीसरे से हम जनाब है इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम हुए। थोड़ा थोड़ा आपने ना इनकी जो है ना कनेक्शन बताते जाना है कि करप्शन की वजह से ये मसला है, इसलिए ये है, फिर इसलिए ये है। आपने एक डायमेंशन में तीन चार चीजें डिस्कस कर दी, करने के बाद आपने उनके ऊपर थोड़ा सा मजीद साइंटिफिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या थ्योरेटिकल रोशनी डालनी है। कैसे? आप कह दें जिस तरह फलां बंदे ने फरमाया था जनाब कि करप्शन जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है, फलां लीडर ने कहा था कि करप्शन रहेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है, आपने उसकी बात को दोबारा से सेकंड करना है अपने इन पॉइंट्स के साथ जोड़ के कि भाई उसने भी ठीक ही कहा था, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही कुछ हो रहा है ना। फिर आपने क्या करना है, जो आपने पॉइंट्स दिए, आपने साथ साथ उनकी रीजंस बताई या उनका प्रोसेस बताया कि वो किस तरह से निजाम पाकिस्तान को खराब कर रही है करप्शन। फिर आपने एक्सप्लेन करते हुए मजीद कोई मिसाल दे दी है। ठीक है, मिसाल के साथ साथ आपने वो मिसाल आपने अपनी जात की तरफ से नहीं देनी कि मैं गया था मार्केट और वहां पे यह हो रहा था, किसी किताब से आपने बताना। उसके बाद आपने रेफरेंस देने के साथ साथ कोई रिपोर्ट भी दे देनी है कि भाई फलां रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पे जो 100 बिलियन रुपीज का की करप्शन हो रही है। नैब ने ये कहा, FIA ने ये कहा, वगैरह वगैरह, या किसी इंटरनेशनल इदारे ने ये कहा। ये कहने के बाद अब तक आप दो सेंटेंसेस ये हो गए, दो ये सेंटेंसेस, दो ये हो गए, दो से तीन सेंटेंसेस ये हो गए, और ये आपका तकरीबन 10 सेंटेंसेस यहां तक हो गए। ठीक है, अगर आप हर सेंटेंस को 15 to 20 वर्ड्स तक भी लेके आते हैं तो देख लीजिए आप 200 वर्ड्स तक तो पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने रेफरेंसेस देने हैं कि फलां ने किताब में भी यही लिखा है जिस तरह मैंने बात की है, फलां ने अपनी किताब में यही लिखा है कि करप्शन ही वजह है निजाम की खराबी की। आपने कुछ रेफरेंस देने के बाद फिर आपने अपना ओपिनियन बिल्ड करना है। ये रेफरेंस देने के बाद ये जो आपने कहना है ना कि बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी करप्शन बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, और अगर हमने दुनिया के बेहतरीन ममालिक की सफ में खड़ा होना है तो हमें करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। याद रखिए अभी मैंने एक डायमेंशन पे बात की है, अगर आपने रोकथाम की भी बात करनी है तो ये रेफरेंसेस या ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपकी दूसरी डायमेंशन भी स्टार्ट होगी, फिर ये ओपिनियन और कंक्लूजन एंड पे चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने एक डायमेंशन आपको समझा दी है, अगर आपने 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशनल लिखना है तो ये ओपिनियन आपकी और कंक्लूजन जो होता है एक से दो सेंटेंसेस का, ये फिर सारी डायमेंशन के एंड पे पैराग्राफ को क्लोज करने के लिए आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर मेन पॉइंट के बाद आप ओपिनियन देना स्टार्ट कर दें, हर मेन पॉइंट के बाद रेफरेंस देने के बाद आप कंक्लूजन स्टार्ट कर दें। ये ओपिनियन और कंक्लूजन पैराग्राफ के एंड पे आएगा। ट्रांसलेशन एक बहुत ही सादा चीज है, लेकिन इसको समझा थोड़े मुश्किल अंदाज से जाता है। हमारे यहां गूगल आ चुका है, हम गूगल ट्रांसलेट ज्यादातर करते हैं। वो जिस तरह वो कहता है ना कि वो चैन की घड़ी है तू, तो उसमें वो ट्रांसलेशन में कहता है कि यू आर अ चाइनीज वॉच। तो हम इस तरह की ट्रांसलेशन में असल में फंस गए। ठीक है, वो आप गूगल पे जाके चेक करेंगे ना कि चैन की घड़ी है तू, तो वो आपको कहेगा कि इसकी इंग्लिश है यू आर अ चाइनीज वॉच। ठीक है, तो उसे तो नहीं पता कि चीन पढ़ना है या चैन पढ़ना है, और चैन का और मतलब क्या है, वो तो उस लिहाज से पढ़ रहे हैं। इससे जरा निकल के मैं पेपर चेक करता रहा हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों के पैराग्राफ निकाल के उनके सामने भी रखे थे कि ये आप कॉपी कर रहे हैं सारे लोग। ट्रांसलेशन एक बंदा लाहौर में बैठ के कर रहा है, एक बंदा फैसलाबाद में, एक टोबा टेक सिंह में, एक जंग में, एक मियां वाली से कर रहा है। तो सेम वर्ड्स कैसे आ सकते हैं?
बाबा जी गूगल की तरफ से ही आ सकते हैं ना, ठीक है। तो इस चीज को आप 5 मिनट के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए अगर आपने ट्रांसलेशन की साइंस को समझना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज अपन जब आपने ट्रांसलेशन करने बैठना है ना, आपके पास 4 लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस करने हैं आपने उसके ऊपर 4 लेवल में। पहली चीज आपने देखनी है, टेंस को समझना है कि वो टेंस कौन सा है। आपने जब उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू, ये चीजें सेम ही रहती हैं। आपने देखना है कि टेंस कौन सा है उर्दू के अंदर लिखा हुआ, उसी टेंस की क्या आपको नो हो है इंग्लिश में। अगर नहीं है तो पहले जाके टेंस समझें। दूसरी चीज, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की आपको समझ आ रही है। उसने कहा कि निजाम पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका है, जिसकी बेशतर वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है, उसने ना पीसेस बना दिए, निजाम खराब हो गया, बहुत सारी वजूहात हैं जिनमें से टॉप पे ये है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फिक्रे का एंड वाला हिस्सा स्टार्ट में लिखना पड़ता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें आपको भी पता है कि उर्दू के अंदर वो खत लिखता है, यानी वो क्या है, ये फाइल हो गया। खत क्या है, मफूल है। लिखना क्या है, फेल। इंग्लिश में जब आप जाते हैं तो ये बन जाता है, ही राइट्स अ लेटर। ही सब्जेक्ट, फाइल पहले ही रह गया, लेकिन फेल दरमियान में आ गया है। इस बात को अगर आप समझते हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा ट्रांसलेशन के ऊपर, या इस क्वेश्चन की तरफ स्टेप लेने से पहले। ये चीज अगर आपकी कंफर्म नहीं है तो आपकी ट्रांसलेशन में गलतियां होंगी और आप ट्रांसलेशन में फेल होंगे। याद रखिए, टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस स्ट्रक्चर तभी आप मुकम्मल कर पाएंगे ना जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल करेंगे। ये चीजें आपने पढ़कर दूसरी चीज की तरफ जाना है। बाजुकात जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि आफतों के इस दौर में चैन की घड़ी है तू, तो अगर आपको पता चलना चाहिए कि किसी बंदे को आपने अपना सुकून समझना है, तो आपको पहले यह भी पता होना चाहिए कि चैन का मतलब क्या है। उर्दू के अंदर चैन लिखा हुआ, तो उर्दू के अंदर चैन क्या है। आप सेंस को ट्रांसलेशन कीजिए बजाय सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के। जिस तरह बहुत सारा होता है कि 9 नकद ना के 13 उधार, तो आप उसमें वो ये थोड़ी कह सकते हैं, 9 और 13 को थोड़ी यूज कर सकते हैं। या फिर एक तीर से दो शिकार, इसकी आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं कर सकते। इसी तरह हर किस्म की ट्रांसलेशन में एक कोशिश होती है एग्जैक्ट एक लैंग्वेज की सारी सेंस को दूसरी लैंग्वेज में लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा आपने सेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी। जो फिक्रा आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जो सेंटेंस आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसकी सेंस को ट्रांसलेट करना है। नंबर 3, ट्रांजिशन सेंटेंस जो होते हैं उनको पार्ट्स में पहले ट्रांसलेट कर दें। जिस तरह ये लिखा था कि निजाम पाकिस्तान में बहुत सारी खराबियां हैं, या निजाम पाकिस्तान में बहुत जो है ना, निजाम पाकिस्तान बहुत मुतासर हो चुका है, तो इसको आप पहले इतने को ट्रांसलेट करें। फिर आप कहें कि उसने कहा कि बहुत सारी वजूहात हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। फिर आप लिख दें कि देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड दिस फेलियर। और उसके आगे अगर उसने कहा कि इसमें सबसे बड़ी वजह है करप्शन, तो दूसरा क्या उसे क्या कह सकते हैं आप, ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट, ये सबसे बड़ी जो रीजन है वो करप्शन है। अब आपने इन पार्ट्स को ट्रांसलेट कर लिया। अब इन पार्ट्स को इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं तो इस लिहाज से सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप इनको जोड़कर मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 4, ये सबसे बड़ा मसला है। मैंने सबसे पहले बात की थी कि ट्रांसलेशन एक सादा चीज है, लेकिन हम इसको समझते मुश्किल करके, हम इसकी सेंस अपने दिमाग में मुश्किल बना चुके हैं।
इसलिए मसला बन रहा है। आपसे जब कह दिया कि टेंसेस ठीक हैं आपके, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं होता तो सेंस को ट्रांसलेट कीजिए। जिस तरह आप प्रोवर्ब्स में करते हैं, मुहावरात में, इडियम्स में करते हैं, वहां पे सेंस ही ट्रांसलेट होती है ना। नंबर 3 पे है कि ट्रांजिशन में जो पैराग्राफ सेंटेंस होते हैं उनको पार्ट्स में पहले ट्रांसलेट कर लीजिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि सिंपल एंड टू द पॉइंट। बराक ओबामा ने एक आर्टिकल पास करवाया था सिंपल लैंग्वेज यूजेज के ऊपर भी। हर डॉक्यूमेंट जो है वो सादा लैंग्वेज में होना चाहिए। तो उसका मेन मकसद यही था कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या बहुत जो है ना नए अल्फाज जो इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में उनको या मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल करके आपने चीज आगे प्रेजेंट नहीं करनी। आपने गुफ्तगू करनी है। और गुफ्तगू के जो बैरियर्स हैं ना, कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, उनमें से एक बैरियर लैंग्वेज भी है। भाई आपसे ट्रांसलेशन तो मांग ली है, लेकिन आप गुस्सा ही कर गए हैं। आपने कहा कि जितनी मुझे मुश्किल अल्फाज आते हैं ना, सारे यूज करने आज। इतना गुस्सा नहीं करना, सादा चीजों को सादा अंदाज से प्रेजेंट करना है। मेरे साथ चल रहे हैं तो यस लिख दीजिए, ताकि हम प्रेसी के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल सके। ओके, शुक्रिया। मुझे जहां तक याद पड़ता है, इसी सेशन में या एटलीस्ट मार्च के अंदर मैं ये थर्ड टाइम प्रेसी करवा रहा हूं। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको करवाऊंगा। जिसको प्रेसी की नहीं समझ, वो एडमिन नंबर पे कहे, उसको प्रेसी की बेसिक्स और प्रेसी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपने प्रेसी बनानी कैसे है, अब मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। हम टू द पॉइंट चलेंगे। यहाँ पे प्रेसी राइटिंग क्या है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जो डिस्पर्स्ड आइडियाज के साथ होता है, या फिर रफ आइडियाज के साथ होता है, या मिक्स्ड आइडियाज के साथ होता है। आपने उसको क्या करना होता है, 1/3 सिंपल बना के, मतलब ओरिजिनल चीजों को एग्जामिनर तक पहुंचाना है। ये आपका टास्क है। ओके, ये काम आपने करना है, लेकिन ये काम आपने अपने ऊपर अजाब बना के नहीं करना। इंजॉय करके करना है, सादा समझ के करना है, और आसान समझ के करना है। आपसे कहा जाए लाहौर से फैसलाबाद जाएं, तो सबसे मुश्किल तो बाई एयर सफर है ना। उससे आसान क्या है, रोड स्मूथ हो और आपको रास्ते का पता हो, आप पहुंच जाएंगे। और अगर आप कहें कि जी मैं आंख बंद करने लगा हूं, आंख खुले तो मैं फैसलाबाद में हूं जनाब, ठीक है, तो ये सबसे मुश्किल होगा और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। तो यहां पे आपको थोड़ी मेहनत में आसान प्रोसेस सिखाया जा रहा है। स्मूथ रोड देकर आपको रास्ता समझाया जा रहा है कि भाईजान चलें, सफर की करें और मंजिल पर पहुंचें। प्रेसी राइटिंग, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, आपने उसके ऊपर 2 रीडिंग्स करनी है। ये दोनों रीडिंग्स फर्ज समझ लें अपने ऊपर। इन 2 रीडिंग्स के अलावा आप प्रेसी में कामयाब नहीं हो सकते, अनलेस अनटिल आप बहुत ही कमाल के रीडर हों और आपके सामने लैंग्वेज कोई मसला ही ना हो, तो आपकी प्रेसी पास हो सकती है इन 2 रीडिंग्स के अलावा। लेकिन मैंने चूंकि आपको सादा तरीका और आसान तरीका बताना है, मैंने पहले ये नहीं कहना कि 1 साल आप जो है इंग्लिश रीडिंग करें तो फिर आके प्रेसी करें। मैंने तो आपसे कहना है कि आप मेरा लेक्चर लें और जाके प्रेसी शुरू कर दें। मैं तो आपको डिले में ले जा ही नहीं रहा, इसलिए तरीका सादा ही बताऊंगा। पहली रीडिंग होती है स्किमिंग। स्किमिंग होती है मेन आइडिया पकड़ना। इसके अंदर आपने कोई निशान नहीं लगाना, कोई आपने अंडरलाइन नहीं करना, कहीं पे आपने बार बार फिक्रात को जो है वो क्रिटिकली देखकर दिमाग में सेव करने की कोशिश नहीं करनी। बाज का मेन आइडिया कहीं दरमियान में पड़ा होता है, हम पहले फिक्रे के ऊपर ही मेन आइडिया तलाश करने लग जाते हैं। सारा पैरा पढ़िए और एंड पर सोचिए कि ये पैराग्राफ किस चीज के मुतल्लिका है। जितनी का आपको समझ आई है,
वो अपनी रफ कॉपी के एंड पे लिख लीजिए कि जी ये पैराग्राफ जो है ये इकोनॉमी के ऊपर है। लो जी, ये मुझे समझ आ गई। दूसरी रीडिंग स्कैनिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने को कहते हैं स्कैनिंग। स्कैन करें, निशान लगाने वहां पे पाबंदी होती है, छोटे छोटे डॉट लगा लें। पहला आइडिया ये है, दूसरा आइडिया ये है, तीसरा पॉइंट ये है। लो जी, मैंने 7 पॉइंट निकाल लिए। अब आपने 2 काम कर लिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अब आपकी आंसर शीट स्टार्ट होने लगी है और ये वाला पोर्शन आंसर शीट के ऊपर करना है, बाद में क्रॉस कर देना है। ये रफ वर्क है। पहला क्वेश्चन पेपर वर्क, दूसरा रफ वर्क, तीसरा है फाइनल वर्क। ये प्रेसी एक प्रोसेस के तहत आपने करनी। 30 मार्क बनने की कोशिश नहीं करनी भाई। हमारे लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, हमें इस बात को मान लेना चाहिए। आपने जो पॉइंट्स बनाए, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा, इसको आप 2 जगह पे कर सकते हैं। या तो आप एक्चुअल क्वेश्चन की स्पेस जो होती है उसकी जगह पे करें और बाद में क्रॉस कर दें, या आप एंड पे कर लें। दोनों जगह ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखें और फिर उन पॉइंट्स को मिलाकर एक पैराग्राफ बनाएं। वो पैराग्राफ जरा काउंट करें कि आपके मेन पॉइंट्स को किसी को मिस तो नहीं कर रहे आप, या मेन आईडी के साथ मिलता जुलता है। ये देखने के बाद आप उसका वर्ड काउंट देखें। वर्ड काउंट का तरीका यह होता है कि एक लाइन में आप अल्फाज काउंट करें और उसको लाइंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अंदाजन अल्फाज की तादाद आ जाती। 1/3 ही आपने पूरा करना है। अगर तो ये कम पड़ गया है तो देखिए आपसे कोई आइडिया मिस हो गया। अगर ये ज्यादा है तो कहीं आपने कोई अजाफी एग्जांपल छोड़ दी है, उसको रिमूव नहीं किया। कहीं कोई अजाफी एक्सप्लेनेशन पड़ी है, उसको भी आप रिमूव नहीं कर सके, उनको रिमूव कर दें। फिर आप एक फाइनल पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में ना कटिंग वगैरह हो सकती है, कटिंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं। ये फाइनल पैराग्राफ कमाल का पैराग्राफ होना चाहिए। इससे पहले 2 पैराग्राफ रफ में बना लें, कोई मसला नहीं है, क्रॉस ही करने हैं ना, बाद में कर देंगे। लेकिन फाइनल पैराग्राफ में कोई एक कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं पहले रफ वर्क करें। फाइनल वर्क में 2 चीजें होंगी भाई। फाइनल पैराग्राफ से पहले आपने टाइटल लाजमी देना है, या फिर ये इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसी एंड पे जो देते हैं उसमें भी टाइटल दे सकते हैं, या स्टार्ट में आपने टाइटल देना। टाइटल दें और पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ लिखने के बाद आपने जो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसी लिखनी है उसमें आप लिखें कि टोटल वर्ड्स कितने थे और रिक्वायर्ड कितने थे, आपने प्रोड्यूस कितने किए। यहां पे भी टाइटल दिया जा सकता है और फाइनल पैराग्राफ के पहले भी टाइटल दिया जा सकता है, लेकिन एक ही टाइटल देना है, इससे ज्यादा टाइटल नहीं देने, और एक ही जगह पर टाइटल देना है, 2 जगह पर नहीं देने। अब कुछ टिप्स हैं। जो आपने रीडिंग करनी है या जो काम करना है वो जीरो प्रेशर के साथ करना है, क्रिएटिव माइंड के साथ करना है, सीन्स को आइडेंटिफाई करना है। जो मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं वो हर सीन की अजाफी एग्जांपल रिमूव करके उसको 1 लाइनर में आपने प्रेजेंट करना है। भाई कोई आइडिया मिस भी ना हो और अजाफी चीजें भी निकल जाएं। इनडायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल करना है चीजों को, फिक्रात को इनडायरेक्ट नरेशन में रखना है। मैंने ये कहा मुझसे, मैंने कहा, मैं तुमसे ये बात करता हूं, इस तरह नहीं आएंगे। यहां पे आएगा राइटर सेड टू हिज फ्रेंड, राइटर सेड टू हिज ब्रदर, राइटर सेड टू हिज फादर। इस तरह मी माई वगैरह या यू वगैरह इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। ये जो होती है प्रेसी, ये थर्ड पर्सन में जाके बनेगी। ऑपरेशन आपने और रफ वर्क लाजमी करना है और टाइटल लाजमी देना है। क्वालिटीज ऑफ प्रेसी क्या हो सकती हैं? टॉपिक सेंटेंस आपने कोशिश करनी है स्टार्ट में हो, लेंथ उसकी 1/3 हो, कोई पर्सनल चीज अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। प्रेसी आपने बनानी है गिवन पैराग्राफ की, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। एग्जाम्पल्स को रिमूव करके आपने सेंस क्रिएट करने वाला 1 लाइनर ऐड करना होता है। और 5 C's, क्लियर हो चीजें, कोहेरेंट हो, कंसाइज हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन हो,
कोई अपनी तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन ना हो आपकी, और कंप्लीट आइडियाज का पूरा सेट हो। ये क्वालिटीज हैं किसी भी अच्छी प्रेसी की। तो यहां तक थी आज की बात। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कीजिए, मैं उनको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करता हूं।